सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू Study4Sub चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग की यूनिट 4 को। अगर आपने मेरी लास्ट 3 यूनिट की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या होता है डेटा जनरलाइजेशन में और एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन में। तो डेटा जनरलाइजेशन जो होता है उसका पर्पस होता है फॉर सिंप्लीफाइंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग रॉ डेटा। तो डिफरेंस के बारे में बात करें तो डेटा जनरलाइजेशन का पर्पस है टू सिंप्लीफाई एंड एब्स्ट्रैक्ट रॉ डेटा। वहीं एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पर्पस क्या है? फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। समझ रहे हैं? हमको रॉ डेटा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और रॉ डेटा एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम डेटा जनरलाइजेशन का यूज करते हैं। वहीं हम किसी भी डेटा की प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर को समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं तब हम एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं। डेटा जनरलाइजेशन के ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है जब हम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिजर्व कर रहे होते हैं। यानी कि डेटा जनरलाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है गेन्स इनसाइट्स इनटू डेटा स्ट्रक्चर, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू गेन इनसाइट्स इनटू डेटा स्ट्रक्चर, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। अगर डेटा जनरलाइजेशन के मेथड्स की बात करें कि कौन कौन से मेथड से हम डेटा की जनरलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसके मेथड्स होते हैं या तो हम एग्रीगेशन करके जनरलाइजेशन कर सकते हैं, या समराइजेशन से, या ग्रुपिंग से। वहीं एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के करने के जो मेथड्स हैं उनमें आता है समरी स्टैटिक्स, विजुअलाइजेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन एक्सेट्रा। डेटा जनरलाइजेशन फोकस करता है ट्रांसफॉर्मिंग रो डेटा इनटू मोर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि डेटा जनरलाइजेशन क्या करेगा? वो ट्रांसफॉर्म करता है रो डेटा को एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन में। वहीं एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का फोकस होता है कि वो डेटा की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल मेथड्स। ठीक, डेटा जनरलाइजेशन के एग्जांपल है एग्रीगेटिंग सेल्स डेटा टू एनालाइज मंथली ट्रेंड्स। वहीं एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल है कि मीन, मीडियन और मॉड वगैरह निकालना फॉर विजुअलाइजिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम डेटा एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या करते हैं? हम डेटा की प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर को समझते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। वहीं डेटा जनरलाइजेशन से हम क्या करते हैं? हम रॉ डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं और उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ये डिफरेंस जो है इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ के जाइएगा। नोट्स की बात करें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक अप्रोचेस कौन कौन सी हैं डेटा जनरलाइजेशन की। तो हमारे पास काफी सारी अप्रोचेस होती हैं डेटा जनरलाइजेशन की, अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली अप्रोच है डेटा क्यूब अप्रोच। इसको हम OLAP अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहली अप्रोच क्या है? डेटा क्यूब अप्रोच, जिसको OLAP अप्रोच ही बोला जाता है। ये एफिशिएंटली कंस्ट्रक्ट करती है एक डेटा क्यूब को टू रिप्रेजेंट एग्रीगेटेड डेटा। यानी कि इसके अंदर हम एक डेटा क्यूब को कंस्ट्रक्ट करते हैं टू रिप्रेजेंट एग्रीगेटेड डेटा। ठीक है, डेटा क्यूब अप्रोच कंप्यूटेशन एंड रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन द डेटा क्यूब। इस अप्रोच के अंदर जो कंप्यूटेशन और रिजल्ट्स जो हैं, मतलब कंप्यूटेशन भी और उसके रिजल्ट्स भी, वो सब डेटा क्यूब में स्टोर होते हैं। डेटा क्यूब क्या करता है? वो रोल अप और ड्रिल डाउन ऑपरेशंस का यूज करता है डेटा क्यूब के ऊपर। ठीक है, तो डेटा क्यूब ऑपरेटर में हम कौन कौन सी ऑपरेशंस का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रोल अप और ड्रिल डाउन ऑपरेशंस को डेटा क्यूब पे। ठीक है, इसके अंदर हम ऐसे फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, मैक्स। तो डेटा क्यूब अप्रोच क्या है? ये एक ऐसी अप्रोच है जो एफिशिएंटली कंस्ट्रक्ट करती है एक डेटा क्यूब टू रिप्रेजेंट एग्रीगेटेड डेटा। एग्रीगेटेड डेटा का जो कंप्यूटेशन है और रिजल्ट्स हैं उनको हम डेटा क्यूब के अंदर स्टोर करते हैं और हम रोल अप और ड्रिल डाउन ऑपरेशंस का यूज करते हैं डेटा क्यूब बनाने के लिए। इसी के साथ साथ हम एग्रीगेटेड फंक्शंस जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, मैक्स वगैरह भी डेटा क्यूब अप्रोच के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। अगली अप्रोच है हमारे पास एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन। तो एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन का पहला पॉइंट है कि ये ऑनलाइन डेटा एनालिसिस एंड क्वेरी ओरिएंटेड अप्रोच होती है। तो एट्रीब्यूटेड ओरिएंटेड इंडक्शन क्या है? ये ऑनलाइन डेटा एनालिसिस और क्वेरी ओरिएंटेड अप्रोच है। इसमें जनरलाइजेशन बेस्ड होता है, जनरलाइजेशन होता है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज विद इन द डेटा सेट।
तो एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन के अंदर जो जनरलाइजेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, वो इस बेसिस पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट वैल्यूज विद इन द डेटा सेट। एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन के अंदर हम टपल्स को मर्ज करते हैं विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स और उनके काउंट को हम करते हैं एक्यूमुलेट। एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन जो होता है वो ऑकर होता है बिफोर ओएलएपी और डेटा माइनिंग क्वेरीज आर प्रोसेस्ड। सो एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन ऑकर्स बिफोर या occurs before OLAP और डेटा माइनिंग क्वेरीज आर प्रोसेस्ड। तो OLAP और डेटा माइनिंग की क्वेरीज के प्रोसेस होने से पहले एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन किया जाता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। नोट्स बहुत प्रिसाइज है। अब अगर आपने अभी तक मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रोल क्या होता है स्टैटिक्स का डेटा माइनिंग के अंदर। मतलब डेटा माइनिंग के अंदर स्टैटिक्स का क्या रोल है, किस लिए स्टैटिक्स का यूज किया जाता है डेटा माइनिंग के अंदर। तो पहला इसका रोल होता है फॉर द पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि स्टैटिक्स हमको हेल्प करती हैं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में, उनको कोरिलेट करने में और ट्रेंड्स को समझने में बहुत ज्यादा बड़े डेटा सेट के अंदर, जिससे कि डेटा माइनर्स क्या कर सकते हैं, वो वैल्यूएबल इनसाइट्स को अनकवर कर सकते हैं या उन वैल्यूएबल इनसाइट्स को समझ सकते हैं। तो पहला रोल क्या है स्टैटिक्स का डेटा माइनिंग के अंदर, पहला रोल है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, यानी कि स्टैटिक्स हेल्प करती हैं हमको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में, उनके बीच में कोरिलेशन निकालने में और ट्रेंड्स को समझने में विद इन लार्ज डेटा सेट, जिससे डेटा माइनर क्या कर सकता है, वो वैल्यूएबल इनसाइट्स को अनकवर कर सकता है। दूसरा रोल होता है फॉर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, क्योंकि स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं वो हमको अलाउ करती हैं कि हम एक प्रेडिक्टिव मॉडल बना लें बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, जिससे हम फ्यूचर के आउटकम्स को फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डेटा क्या करता है, हमारा स्टैटिक्स डेटा मैनेजमेंट क्या करती है, वो हमको हेल्प करती है कि हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कर पाए, क्योंकि स्टैटिक्स टेक्निक्स क्या करती हैं, वो हमको अलाउ करती हैं कि हम प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना लें बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। पास्ट में जो डेटा रहा है उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर के आउटकम्स क्या रहने वाले हैं। ठीक, तीसरा है एनोमली डिटेक्शन, यानी कि स्टैटिक मेथड्स क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं कि हम एनोमलीज यानी कि दिक्कतों को डिटेक्ट कर लें या आउटलाइर्स को डिटेक्ट कर लें, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सो एनोमली डिटेक्शन एक रोल होता है डेटा माइनिंग का, सॉरी स्टैटिक्स का रोल होता है एनोमली डिटेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि स्टैटिकल मेथड्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं एनोमलीज को और आउटलायर्स को, जो कि क्रूशियल होते हैं फ्रॉड डिटेक्शन के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अगला रोल क्या है कि ये डेटा एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो होती हैं वो समराइज करती हैं और एक्सप्लोर करती हैं डेटा को, जिससे कि हमको एक फाउंडेशन मिल जाती है फर्दर एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए भी स्टैटिक्स का यूज होता है डेटा माइनिंग के दौरान। अगला है डिसीजन सपोर्ट। तो स्टैटिकल एनालिसिस जो है वो इन्फॉर्म करता है डिसीजन मेकिंग को बाय क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी एंड असेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग्स। तो ये डिसीजन सपोर्ट में भी हेल्प करता है। ठीक, अगला है कि कौन कौन से मेजर्स हैं फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि हम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए कौन कौन से मेजर्स का यूज करते हैं। सबसे पहला है मीन, यानी कि एवरेज। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास 10 वैल्यूज है अलग अलग, हम तो 10 वैल्यूज को ऐड करेंगे, 10 की 10 को, n1 प्लस n2 इस तरीके से n10 तक, और डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ n वैल्यूज हैं, 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ये सेंसिटिव होती है आउटलायर्स के लिए। दूसरा मेजर है मीडियन निकालना, यानी कि मिडिल वैल्यू। 10 काउंट है तो मिडिल वैल्यू क्या है उसकी 5। ठीक है, तो मीडियन, ये तो आपको पता ही होगा, मेन मीडियन मॉड वगैरह जो भी थे। तो मिडिल वैल्यू होती है मीडियन, ये लेस अफेक्टेड होती है आउटलायर से। तीसरी मेजर है मोड, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डेटा सेट के अंदर, यानी कि सबसे ज्यादा ऑकरिंग जो वैल्यू है, सबसे ज्यादा बार जो कोई भी वैल्यू आ रही है किसी भी डेटा सेट के अंदर, उसको मोड बोला जाता है। ठीक है, अगला है मिड रेंज। मिड रेंज क्या है, वो एवरेज होता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डेटा सेट के अंदर, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू है किसी डेटा सेट के अंदर 100 और स्मॉलेस्ट है 0, तो इसकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ठीक, इस तरीके से हम मीन, मीडियन, मॉड और मिड रेंज निकालते हैं। तो ये मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के।
अब हम बात करते हैं वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डेटा, यानी कि काफी सारे मेजर जो हम यूज करते हैं फॉर द डिस्पर्शन ऑफ डेटा। उसमें पहला है रेंज, यानी कि हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज क्या होती है? ये डिफरेंस होता है बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट। तो रेंज को निकालने का फॉर्मूला क्या है? रेंज को निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। दूसरा मेजर होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं हम। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? वो ऐसी रेंज होती है जो कवर होती है बाय द मिडिल 50% ऑफ डेटा। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? दिस इज द रेंज विच इज कवर्ड बाय द मिडिल 50% ऑफ द डेटा। मिडिल 50% ऑफ द डेटा से जो रेंज निकल के आती है उसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आई क्यू आर इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1, जहां पे Q3 क्या है? Q3 है थर्ड क्वार्टाइल और Q1 है यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल, जो हम कैलकुलेट करते हैं। वो एग्जाम्पल के मैं समझाऊंगा तो समझ में अच्छा तरीके से आएगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? वो एवरेज होता है स्क्वायर डिफरेंसेस का बिटवीन ईच पॉइंट एंड द मीन। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड द मीन। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला है S2 इक्वल्स टू xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, जहां पे x बार क्या है? x बार मीन है, n क्या है? नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और xi क्या है? इंडिविजुअल डेटा पॉइंट। चौथा मेजर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट को बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, और इन्हीं फॉर्मूले की मदद से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं इसके अंदर, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार आई रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ साथ अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अगला मेजर है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना। यानी कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है? ये एवरेज होता है ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड द मीन। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है? ये एवरेज है एब्सोल्यूट डिफरेंसेस का, जो कि बिटवीन ईच डेटा पॉइंट और मीन के बीच में आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि हम xi माइनस x बार का इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगला मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये क्या होता है? ये रेशियो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन पे, यानी कि रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको निकालने का फॉर्मूला है CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज की वैल्यू में कैलकुलेट किया जाता है, जहां पे S है स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार है मीन। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन, जिसको बोलते हैं हम CQV। इसका डेफिनेशन क्या है? ये रेशियो होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का मीडियन के हिसाब से, और इसको भी परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करते हैं। इसका फॉर्मूला है CQV इक्वल्स टू IQR, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई Q2। Q2 क्या है? मीडियन इनटू 100%। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन को। ठीक है, तो आप ये जितने भी फॉर्मूलेस बता रहा हूं ना, इनको प्लीज यार याद रखिए, क्योंकि यही फॉर्मूलेस आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट क्या होता है। ठीक, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि बॉक्स और विस्कर्स प्लॉट क्या है। तो ए बॉक्स एंड ए विस्कर्स प्लॉट आल्सो नोन एज बॉक्स प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट को हम बॉक्स प्लॉट ही बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा सेट की समरी स्टैटिक्स का। ये प्रोवाइड करता है इनसाइट्स इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, और ये विजुअली डिस्प्ले करता है 5 नंबर समरी ऑफ डेटा सेट। ये 5 नंबर समरी ऑफ डेटा सेट को क्या करता है? डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट क्या है? इसको हम बॉक्स प्लॉट ही बोलते हैं, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा सेट समरी स्टैटिक्स का, जो कि प्रोवाइड करता है इनसाइट्स इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये विजुअली डिस्प्ले करता है 5 नंबर समरी ऑफ द डेटा सेट, जिसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो होती है मिनिमम, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट को ये क्या करेगा? शो करेगा। फिर एक क्वार्टाइल, यानी कि Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी कि मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द डेटा सेट। लोअर हाफ ऑफ द डेटा सेट का जो मीडियम है, इस हाफ का जो डेटा सेट का मीडियन है उसको बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल। फिर होता है मीडियन, यानी कि टोटल डेटा सेट की जो मिडिल वैल्यू है ये हो जाती है मीडियन, जिसको बोलते हैं Q2।
फिर आता है Q3 जो कि मीडियन होता है इस अपर हाफ का, ये होगा लोअर हाफ, ये हो गया अपर हाफ। तो इसकी जो मीडियन आएगा उसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, और मैक्सिमम क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू जो डेटा सेट की। तो बॉक्स और विस्कर प्लॉट्स जो है वो कंसिस्ट होते, उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है Q1 से Q3 के बीच में। Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन और थर्ड क्वार्टाइल के बीच में एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है इंटर क्वार्टाइल रेंज को। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि कवर करती है मिडिल 50% ऑफ द डेटा को। और जो मीडियन है उसको हम मार्क करते हैं बॉक्स के बीच में, इनसाइड द बॉक्स। विस्कर्स क्या होते हैं, विस्कर्स होते हैं वो लाइंस जो कि एक्सटेंड करती हैं एजेस ऑफ द बॉक्स से। तो किस तरीके से ड्रॉ किया गया कि हमारे पास ये है हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल, ये हमारा Q2 मीडियन और ये हमारा Q3। ठीक, Q3 रिप्रेजेंट करता है अपर हाफ का डेटा सेट। तो हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, कहां से कहां तक हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, Q1 से Q3 के बीच में, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंटर क्वार्टाइल रेंज को। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब 50% ऑफ डेटा जो कवर कर रही है उसको। और उसके बाद हम लाइंस निकालते हैं। वो लाइंस क्या होते हैं, लाइंस को बोलते हैं विस्कर्स। विस्कर्स, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द एजेस ऑफ द बॉक्स टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज विद इन 1.5 टाइम्स द IQR फ्रॉम Q1 एंड Q3 रेस्पेक्टिवली। तो विस्कर्स कैसे निकालते हैं हम, विस्कर्स जो होते हैं वो 1.5 टाइम्स होते हैं IQR के फ्रॉम Q1 और Q3। तो any data points beyond these limits are considered as outliners and are plotted individually। तो इन डेटा पॉइंट्स के बियॉन्ड में जो भी लिमिट्स जाती हैं उनको हम आउटलाइनर्स बोलते हैं और उनको इंडिविजुअली प्लॉट करते हैं। विस्कर समझिए, विस्कर्स वो लाइन है जो कि बॉक्स जो है उसके एजेस से निकल रही होती हैं और उनको हम मार्क करते हैं विद इन 1.5 टाइम्स of the IQR from Q1 and 1.5 times from the IQR from to Q3। ठीक है, अब है आउटलाइनर्स। आउटलाइनर्स क्या है, ये डेटा पॉइंट्स होते हैं आउटसाइड द रेंज कवर्ड बाय द विस्कर्स एंड आर कंसीडर्ड आउटलाइनर्स, यानी कि डेटा पॉइंट जो कि रेंज जो कवर की गई है विस्कर्स के द्वारा उनसे बाहर है, उनको हम आउटलाइनर्स बोलते हैं और इनको हम इंडिविजुअली पॉइंट्स की तरह से क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो आप बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि 2015 और 2016 में आ चुका है 10 मार्क्स में। तो क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ करो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट, यानी कि हमको ये डेटा सेट दिया हुआ है और इसका हमें क्या करना है, बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट डिनोट करना है और इसके आउटलाइनर्स निकालने हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं मीडियन कि इन सब का मीडियन कितना है, यानी कि हमारे पास 25 डेटा पॉइंट है तो मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन हो जाएगा 146, यानी कि यहाँ पे ये मीडियन है। ठीक, तो मीडियन निकाल लिया। फिर उसके बाद हम निकालते हैं Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं ऑफ द एवरेज ऑफ द मिडल टू। ठीक है, मिडल टू जो है इस फर्स्ट हाफ में उनके मिडल टू का एवरेज, यानी मिडल टू कौन है 141 और 142, इनका एवरेज निकाल लिया 141.5 आ जाता है। उसके बाद हम निकालते हैं मीडियन ऑफ द सेकंड हाफ। इसके बाद जो सेकंड हाफ जो मीडियन है उसके मिडिल पॉइंट्स कौन कौन से 150 और 150, तो उनका हम निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारे पास मीडियन ऑफ द फर्स्ट हाफ एंड मीडियन ऑफ द सेकंड हाफ, यानी कि Q1 हमारा मीडियन ऑफ द फर्स्ट हाफ है और Q3 हमारा है मीडियन ऑफ द सेकंड हाफ। फिर हम निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हम क्या करते हैं, Q3 माइनस Q1। Q3 क्या है यहाँ पे 150 और Q1 क्या है 141.5, तो हमारे पास होता है 8.5। तो आउटलाइनर्स मार्क करते हैं हम। आउटलाइनर्स क्या होते हैं, वो होते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। ठीक है, तो 8.5 इंटू 1.5 आता है हमारे पास 12.75, ये आउटलाइनर्स मैंने मार्क कर दिए। ठीक है, और अपर एंड में हम क्या करते हैं, हम अपर एंड में इस आउटलाइनर को किससे प्लस कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं Q3 से। ठीक है, Q3 से हम प्लस करते हैं इस अपर हाफ में 12.75, तो हमारे पास आ जाएगा 162.5। तो हमारे पास कोई भी डेटा पॉइंट नहीं है जो 162.75 से ऊपर हो। ठीक है, और ऐसा भी कोई हमारे पास आउटलाइनर नहीं है जो कि 141.5 से क्या हो, कम, 128.75 से कम हो। तो केवल एक ही हमारे पास है 128.75 से, जो कि है 126, और यही है हमारे पास आउटलाइनर। ठीक, समझ गए आउटलाइनर कैसे निकालते हैं।
आउटलाइनर क्या होता है, यानी कि इस डेटा सेट में कोई भी, जो इस डेटा सेट के बाहर कोई भी वैल्यू जा रही होगी, जब हम निकालेंगे अपना क्या, जब हम कैलकुलेट कर देते हैं आउटलाइनर्स को, तो उन आउटलाइनर्स के बाहर जो भी वैल्यू जा रही है उसको हम आउटलायर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अपनी वैल्यूज को। अब दोबारा समझिएगा, अगर आपको अभी तक एक बार समझ में नहीं आया ना, दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले क्या किया, हमारे पास ये डेटा सेट दिया हुआ है, तो इसका हमने क्या निकाला, मीडियन। मीडियन निकालना हमको आता है सबको, मीडियन निकल गया हमारे पास 146। उसके बाद हमने फर्स्ट हाफ का मीडियन निकाला। फर्स्ट हाफ का मीडियन निकालने के लिए हमने निकाल लिया 141.5। फिर हमने सेकंड हाफ का मीडियन निकाला। सेकंड हाफ का मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा हमारे पास मीडियन वैल्यू है 146, तो इससे पहले है फर्स्ट हाफ, इसके बाद में सेकंड हाफ, जो भी वैल्यूज है। अब इसके बाद वाली वैल्यूज का हम मीडियन निकालेंगे तो आता है 150। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड हाफ के मीडियन को Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट हाफ के मीडियन को Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इंटर क्वार्टर रेंज निकालते हैं। इंटर क्वार्टर रेंज क्या होती है, वो होती है Q3 यानी कि अपर हाफ माइनस Q1, तो वो आती है हमारे पास 8.5। अब हम निकालते हैं आउटलायर्स। तो आउटलायर्स कैसे निकालते हैं, वो होता है 1.5 टाइम्स द IQR, यानी कि 1.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे IQR की, तो हमारे पास ये आ जाता है 12.75। तो अब हम आउटलायर निकालते हैं कैसे, हम इसके अंदर तो प्लस करेंगे 12.75 को और इससे माइनस करेंगे 141.5 से। ठीक है, यानी कि Q1 में से तो माइनस करना है हमको आउटलायर को और Q3 में प्लस करना है, तो इसको प्लस करेंगे तो 162.75 आ गया और 141.5 में से 12.75 माइनस करेंगे तो 128.75 आएगा। तो हम देखेंगे क्या डेटा सेट के अंदर कोई भी वैल्यू इस चीज के बाहर है या इससे कम है। तो हमने देखा कि 128.75 से एक वैल्यू कम है जिसका नाम है 126, तो वही हमारे पास आउटलायर हो जाता है। और अगर हम अपर हाफ की बात करें तो 162.5 हमारा आउटलायर आता है, लेकिन उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, 158 पर ही हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक, इतना समझ गए। तो ड्रॉ किसके इस बीच में होता है, वो ड्रॉ होता है Q1 और Q3 के बीच में। तो Q1 क्या है 141 और Q3 क्या है 150, तो उसके बीच में हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया। और आउटलायर्स क्या है, ये डिनोट करते हैं कि कहां से वैल्यू स्टार्ट होती है उसकी। ठीक है, 126 से स्टार्ट है और कहां तक खत्म है, 158 पे खत्म है, 158 126, इस तरीके से डिनोट करते हैं। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसियन क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बेसियन क्लासिफिकेशन एक स्टैटिकल मेथड होता है जो कि बेस्ड होता है बेस थ्योरम पे। इसको हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग में फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क। बेस थ्योरम आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में भी और अपनी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी, तो आप वहां से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। अगर इसके मैं न्यूमेरिकल्स करने लग जाऊंगा तो टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए आप वहां से इसका रेफरेंस ले सकते हैं या फिर आप अपनी क्वांटम्स को खोल करके वहां इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसियन क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक स्टैटिकल मेथड होता है जो कि बेस्ड होता है बेस थ्योरम के ऊपर, और इसका हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग में फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। इसके की पॉइंट्स क्या है, इसके की पॉइंट्स हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या है, ये फाउंडेशन होती है बेसियन क्लासिफिकेशन की। बेस थ्योरम कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस गिवन द ऑब्जर्व्ड डेटा। तो बेस थ्योरम क्या है, ये प्रोबेबिलिटी होती है हाइपोथेसिस की ऑन द ऑब्जर्व्ड डेटा। तो पी एच बाई ई करके हम इसको क्या करते हैं, पी एच बाई ई इक्वल्स टू पी ई बाई एच इंटू पी एच डिवाइड बाई पी बाई ई। अब इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है जिससे हम बेस थ्योरम को कैलकुलेट करते हैं, जहां पे पी एच बाई ई क्या है, ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ द हाइपोथेसिस एच गिवन एविडेंस ई। पी बाई ई बाई एच क्या होता है, ये लाइक्लीहुड होता है ऑफ द एविडेंस ई गिवन हाइपोथेसिस एच। पी एच क्या है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है हाइपोथेसिस एच की, और पी ई क्या है, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होती है एविडेंस ई की। तो इनको हम, हमारे पास ये वैल्यूज दी होंगी या हमको निकालनी पड़ेंगी, और हमको इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज डालनी है, तो हमारे पास बेस थ्योरम की क्लासिफिकेशन निकल जाती है। अगला है नेव बेस क्लासिफायर क्या होता है। तो ये कॉमन इंप्लीमेंटेशन है बेसियन क्लासिफिकेशन का, नेव बेस क्लासिफायर जिसको बोला जाता है। So a common implementation of Bayesian classification is known as naive-based classification, जो assume करता है independence among features। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, PC by x equals to PX by C into PC upon PX।
जहाँ पे px क्या है, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है फीचर x की, pc क्या है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है क्लास c की, pxyc क्या है, ये लाइक्लीहुड फीचर है x का ऑफ क्लास c, और pcy(x) क्या है, ये पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है क्लास c की ऑन द फीचर x। तो हमारे पास ये फॉर्मूले होगा, इनको रट के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, और इसका ना एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कैसे डिसीजन ट्रीज जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं डेटा माइनिंग में। ये क्वेश्चन आता है कि कैसे डिसीजन ट्रीज जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं डेटा माइनिंग में। तो सबसे पहले डिसीजन ट्रीज जो होते हैं वो पावरफुल और वर्सटाइल टूल होते हैं डेटा माइनिंग में, क्योंकि हम इनको यूज करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क। जब हम डेटा का रिग्रेशन करते हैं, डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उस समय पर हमारे पास डिसीजन ट्रीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये वर्सेटाइल टूल है और पावरफुल टूल है डेटा माइनिंग में। अब हम समझते हैं कि कैसे यूजफुल है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डेटा डिसीजन ट्रीज की। तो पहली की कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा है इंटरप्रेटेबिलिटी। स्ट्रक्चर यानी कि डिसीजन ट्रीज का ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे इंटरनल नोड जो है वो रिप्रेजेंट करती है फीचर टेस्ट को, ब्रांच रिप्रेजेंट करते हैं आउटकम्स ऑफ द टेस्ट को, और लीफ नोड रिप्रेजेंट करती है क्लास के लेबल्स को और कंटिन्यूअस वैल्यूज को। ठीक, इंटरप्रेटेबिलिटी की बात करें तो इसका जो मॉडल होता है वो इजी होता है टू इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज, जिससे इसको कोई भी नॉन एक्सपर्ट बंदा भी एक्सेस कर लेगा। तो डिसीजन प्रोसेस जो है इसका ट्रांसपेरेंट होता है और इसको इजीली फॉलो किया जा सकता है। तो डिसीजन ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है और ये इंटरप्रेटेबल होते हैं, यानी कि कोई भी जो नॉन एक्सपर्ट बंदा है वो भी इनसे चीजों को समझ सकता है, डिसीजन ट्रीज की हेल्प से डेटा को समझ सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसका एडवांटेज ये है कि हेल्पफुल होता है ऑन हैंडलिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी कि डिसीजन ट्रीज जो हैं वो न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा दोनों को ही हैंडल कर सकती हैं अच्छी तरीके से। इनके अंदर नॉन लीनियरिटी होती है, क्योंकि वो कैप्चर कर लेते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को बिटवीन फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल्स। दूसरा एडवांटेज क्या है कि दे कैन कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द टारगेट वेरिएबल। तीसरा एडवांटेज ये है कि उनके अंदर कोई भी assumptions की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के लिए, यानी कि वो इनके अंदर किसी भी assumption की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की बात करी जाए। चौथा एडवांटेज क्या है कि वो इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं फीचर इंपॉर्टेंस की, जिसकी वजह से हम शो कर पाते हैं कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो चौथा एडवांटेज क्या है कि दे प्रोवाइड इनसाइट्स, वो इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं इनटू फीचर इंपॉर्टेंस, शोइंग विच वेरिएबल आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इतना आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम क्या होता है। तो उसको हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर स्टेप होता है कि स्टार्ट करते हैं हम एंटायर डेटा सेट से, यानी कि हम एंटायर डेटा सेट को एक रूट नोड की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट फीचर को जहां से हमको स्प्लिट करना है, यानी कि हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग क्राइटेरिया को, जैसे कि इंफॉर्मेशन गेन या गेन इंपोरेटिव, टू चूज द बेस्ट फीचर। उसके बाद हम स्प्लिट करते हैं डेटा सेट को, यानी कि डिवाइड करते हैं डेटा सेट को सबसेट्स में बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड फीचर। पहले हमने एंटायर डेटा सेट को रूट नोड की तरह लिया, उसके बाद हमने बेस्ट फीचर की हेल्प से यहाँ से डेटा को स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट डेटा सेट आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं डिसीजन नोड्स या लीफ नोड्स। अगर सबसेट प्योर है हमारे तो हम क्या करते हैं, यानी कि उनके अंदर एक ही क्लास है, यानी कि ठीक है, सबसेट प्योर कब होगा, जब उसके पास एक ही क्लास होती है, तो उसकी हम लीफ नोड बना देते हैं। अगर सबसेट इम्प्योर है, यानी कि उसके अंदर एक क्लास नहीं है, तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। कौन से प्रोसेस को, यहाँ से हम रूट नोड करते हैं और बेस्ट फीचर को फिर से क्या करेंगे, क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे डेटा सेट की। पांचवा स्टेप है जहां पे हम स्टॉप करते हैं क्राइटेरिया को, यानी कि हम स्पॉट स्टॉप कर लेते हैं स्प्लिटिंग को अगर ये कंडीशंस मीट नहीं होती हैं। सॉरी, पांचवें में क्या करते हैं, हम क्राइटेरिया को स्टॉप करते हैं, यानी कि स्टॉप करते हैं हम स्प्लिटिंग इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। पहली कंडीशन क्या है कि सारे इंस्टेंसेस जिस भी सबसेट के अंदर है वो एक क्लास के अंदर हो, या फिर कोई भी रिमेनिंग फीचर ना बचा हो जिसको हम स्प्लिट कर पाए, या एक हमारे पास प्री डिफाइंड मैक्सिमम ट्री डेप्थ रीच हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं प्रूनिंग, जो कि ऑप्शनल होती है, यानी कि हम सिंप्लीफाई करते हैं ट्रीज को बाय रिमूविंग ब्रांचेस दैट हैव लिटिल इंपॉर्टेंस टू प्रिवेंट आउटर फिटिंग या ओवर फिटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। ये होता है डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम, यानी कि हम एंटायर डेटा सेट को नोड की तरह लेते हैं, रूट नोड की तरह। उसके बाद बेस्ट फीचर को समझ के डेटा को स्प्लिट करते हैं और डिसीजन नोड्स बनाते हैं, और फिर बाद में क्राइटेरिया को स्टॉप कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करते हैं हम फॉर सिलेक्टिंग द स्प्लिटन क्राइटेरियन। तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं, पहला इन्फॉर्मेशन गेन, दूसरा है गेन इंप्योरिटी, तीसरा है गेन रेशियो। इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है, ये मेजर करता है द रिडक्शन इन एंट्रोपी, यानी कि अनसर्टेनिटी आफ्टर अ डेटा सेट इज स्प्लिट ऑन अ फीचर।
इंफॉर्मेशन गेन क्या है? इट मेजर्स द रिडक्शन इन एंट्रोपी, वो मेजर करता है रिडक्शन इन एंट्रोपी यानी कि अनसर्टेनिटी आफ्टर ए डेटा सेट इज स्प्लिट ऑन अ फीचर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, HS इक्वल्स टू माइनस PI log 2 PI। इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं? इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से, ठीक है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं गिनी इम्प्योरिटी की। गिनी इम्प्योरिटी क्या करती है? वो मेजर करती है फ्रीक्वेंसी को एट विच एन एलिमेंट ऑफ अ डेटा सेट शुड बी मिसक्लासिफाइड, ठीक है। इसको हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, S इक्वल्स टू 1 माइनस I इक्वल्स टू CPI का स्क्वायर। गेन रेशियो क्या होता है? गेन रेशियो होता है इट मॉडिफाइज इंफॉर्मेशन गेन टू रेड्यूस बाइस टुवर्ड्स फीचर विद मैनी वैल्यूज। गेन रेशियो क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है इंफॉर्मेशन गेन को ताकि हम बाइस को रिड्यूस कर पाए टुवर्ड फीचर्स विद मैनी वैल्यूज। स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं हम? इस फॉर्मूले से। और गेन रेशियो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है IG(T(x) by SI(x). SI क्या है? स्प्लिट इंफॉर्मेशन। इतना आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेन रेशियो के ऊपर शॉर्ट नोट बताइए। तो गेन रेशियो क्या है? ये एक एनहांसमेंट होता है इंफॉर्मेशन गेन क्राइटेरिया का, जो कि हम यूज करते हैं डिसीजन ट्री इंडक्शन के अंदर। सो गेन रेशियो इज एन एनहांसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन गेन क्राइटेरिया यूज्ड इन डिसीजन ट्री इंडक्शन। इसका एम होता है टू ओवरकम द बाइस, जो कि इंफॉर्मेशन गेन का होता है टुवर्ड्स एट्रीब्यूट्स विद मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इसका एम क्या है? इट इज एम इज टू ओवरकम द बाइस, जो कि इंफॉर्मेशन गेन का होता है टुवर्ड्स एट्रीब्यूट्स विद मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज। जबकि इंफॉर्मेशन गेन क्या करता है? वो मेजर करता है रिडक्शन इन एंट्रोपी को आफ्टर स्प्लिट, और वो फेवर करता है फीचर्स को, जबकि गेन रेशियो फीचर्स को फेवर नहीं करता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, इसके लिए हम निकालते हैं इंफॉर्मेशन गेन यानी कि रिडक्शन को मेजर करते हैं एंट्रोपी के अंदर। स्प्लिट इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि मेजर करते हैं पोटेंशियल इंफॉर्मेशन को जो कि जनरेट होती है स्प्लिटिंग से। तीसरा निकालते हैं गेन रेशियो, जिसके अंदर हम कंबाइन करते हैं इंफॉर्मेशन गेन को और स्प्लिट इंफॉर्मेशन को टू प्रोवाइड ए नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो गेन रेशियो कैसे निकालते हैं हम? IG डिवाइड बाई SI। तो एडजस्ट गेन रेशियो जो है वो एडजस्ट करती है इंफॉर्मेशन गेन को बाय इंट्रेंसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द स्प्लिट, जिससे कि हम रेड्यूस कर देते हैं एट्रीब्यूट्स के प्रेफरेंस को वैल्यूज के ऊपर। जो प्रेफरेंस मिलता है ना एट्रीब्यूट्स को, उसको हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर रेड्यूस कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके एग्जाम टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। यहाँ पे आपका यूनिट 4 का पार्ट 1 खत्म होता है, और यूनिट 4 की पार्ट 2 वाली वीडियो जल्दी ही हम रिलीज करेंगे। इसलिए कमेंट डाउन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज हिट लाइक बटन, कमेंट डाउन कैसी लगी आपको वीडियो, और ये भी बताइएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस आपको चाहिए, तो मैं आपको वही प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी से जल्दी। एंड सब्सक्राइब चैनल।